हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं रस की। रस जो यह द्रव्य गुण विज्ञान सब्जेक्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे ना 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मधुर रस जो है उसके बारे में उसके लक्षण बताओ, उसके गुण बताओ, उसके कर्म बताओ, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अलग अलग रस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं 15 मार्क्स के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रस रस शब्द जो है उसकी निरुक्ति क्या हो जाती है? रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि रसनेंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसे हम रस कहते हैं। हमारा जो रसनेंद्रिय रहता है उसके द्वारा जिस विषय का ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ओके, अब हम इसका लक्षण देखेंगे। तो लक्षण क्या है कि रसनेंद्रिय के विषय को रस कहते हैं। जो रसनेंद्रिय है उसका जो विषय है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ऐसा बताया है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम इसका रस जो है उसकी संख्या देख लेते हैं। तो रस की संख्या मतलब कि उसके भेद कितने होते हैं? तो रस की संख्या है 6। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रस की संख्या 6 होती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, तो इसके उदाहरण के सहित आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये 5 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रस की व्याख्या बताओ और उसके उदाहरण के सहित उसकी व्याख्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो मधुर रस का उदाहरण है गुड़, अम्ल रस का नींबू, लवण रस का सेंधव, कटु रस का मरीच, तिक्त रस का करेला और कषाय रस का हरितकी और धातकी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखो। ओके, फिर उसके बाद रस और अनुरस में भेद। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से डिफरेंसेस है इन द रस एंड अनुरस, वो हम देखते हैं अब। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो द्रव्य है उसमें जो स्थित प्रधान रसना ग्राह्य गुण को ही हम क्या कहते हैं कि रस कहते हैं। उसके लक्षण कौन कौन से? तो जो रस रहता है ना वह पूरी तरीके से व्यक्त रहता है। पूरी तरीके से व्यक्त कौन रहता है? रस रहता है। अतः उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि मधुर, अम्ल आदि के रूप में स्पष्ट रूप से होती है। ठीक है, जैसे कि जो पिंपली रहता है ना उसमें कटु और हरितकी में कषाय रस। ओके, फिर बोला गया है कि द्रव्य की शुष्क अवस्था में ही यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मतलब कि कोई द्रव्य है वो आर्द्र है तो उसमें तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है, परंतु जब यदि वह शुष्क अवस्था तक टिका रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी द्रव्य की आर्द्र अवस्था में जो रस रहता है वह शुष्क अवस्था तक स्थायी नहीं रह पाता है। जो कि आर्द्र अवस्था में जो रस रहता है ना वो कभी कभी शुष्क अवस्था तक वो टिक नहीं पाता है, तो उससे हम रस नहीं कहेंगे, वो रस नहीं होता है। तो वही बोला गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि जो रस शुष्क अवस्था तथा शुष्क अवस्था तक जो स्थिर रहे और शुष्क अवस्था में व्यक्त हो वही प्रधान माना जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि जो शुष्क अवस्था तक टिकता है उसको हम रस कहते हैं। ठीक है, और जो नहीं टिकता उसको हम रस नहीं कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? जैसे कि उदाहरण है, पिंपली आर्द्रावस्था में मधुर तथा शुष्क अवस्था में कटु हो जाती है, तो उसका रस क्या हो जाएगा? शुष्क अवस्था वाला उसका रस होगा। क्या है वो? कटु। तो कटु रस जो है वह उसका रस हो जाएगा और मधुर जो है उसका वह अम्ल अनुरस हो जाएगा। ओके ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द्रव्य का रसनेंद्रिय से संयोग होते ही सर्वप्रथम जो रस व्यतीत होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य का जब हमारी रसनेंद्रिय जो है उससे संयोग होता है तो सबसे पहले जो हमें समझ में आता है कौन सा रस है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वह रस है, ऐसा बोला गया है। जैसे कि तक्र आदि में अम्ल, ओके, उसका अम्ल रस। फिर उसके बाद क्या बोल रहा कि रस के विपरीत अनुरस होता है ना। रस से अभिभूत होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, और यह यदि होती भी है तो बहुत ही कम और अंत में होती है इसकी अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये अव्यक्त रहता है या फिर किंचित व्यक्त होता है, थोड़ा थोड़ा ही व्यक्त होता है। ओके, तो इसके लक्षण कौन कौन से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अनुरस रहता है वह अव्यक्त रहता है या ईषद व्यक्त होता है। उदाहरण जैसे कि हरितकी में स्थित मधुर आदि रस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द्रव्य की शुष्कावस्था तक यह स्थायी नहीं रहता है तथा पिंपली का मधुर रस जो आर्द्रावस्था में ही
होता है। मतलब कि हमने देखे ना जब पिंपली का जो मधुर रस है वह उसकी आद्रावस्था में ही था, उसकी शुष्कावस्था में नहीं था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह प्रधान रस की प्रतीति के अनंतर अंत में प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब कि यह पहले प्रतीत नहीं होता है, ये प्रधान रस, मतलब कि प्रधान रस जो रहता है उसके बाद में ये प्रतीत होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरस कहते हैं। जैसे कि हरितकी में प्रथम कषाय रस की उत्पत्ति प्रतीति होती है और अंत में मधुर आदि रस की। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि रस और अनुरस उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो रस जो है वह पूरी तरीके से व्यक्त होता है, अनुरस जो है वह व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है या फिर ईषद व्यक्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रस जो है वह शुष्क अवस्था में स्थायी रहता है और अनुरस जो है वह शुष्क अवस्था में अस्थायी रहता है। रस जो है वह पहले प्रतीत होता है और अनुरस जो है वह अंत में प्रतीत होता है। तो यह क्या हो गया, इसके अंतर हो गए। ठीक है, इसके डिफरेंस बिटवीन हो गया। अब हम रसों का वर्गीकरण करना है, तो रस का 2 वर्ग में वर्गीकरण किया गया है, आग्नेय और सौम्य। ठीक है, तो आग्नेय और सौम्य में सबसे पहले हम सौम्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सौम्य जो है उसमें रस आ जाते हैं मधुर, तिक्त और कषाय। ओके, मधुर, तिक्त और कषाय उसमें रस आते हैं। गुण उसमें शीत आता है और उसका कर्म क्या है, पित्त शमन और मूर्छा शमन का कार्य होता है सौम्य वाले का। ठीक है, और अग्नेय जो है उसका क्या है, कटु, अम्ल, लवण, यह उसमें रस उपस्थित रहते हैं और उसका गुण जो है वह उष्ण रहता है और इसका कर्म क्या होता है, तो यह पित्तवर्धक और विदाही रहता है। ठीक है, तो इसको चार्ट बना दी हूँ मैंने, इसको अच्छे से देख लो आप इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इस पर। ओके, फिर हम देखेंगे ऋतु और रस का संबंध। ठीक है, तो ऋतु और रस का संबंध हम देखते हैं इसमें। तो क्या बोल रहा है कि शिशिर ऋतु जो है उसमें महाभूतादित्य कौन सा है, वायु और आकाश, और उसमें रस की कौन से रस की उत्पत्ति होती है, तो तिक्त। ठीक है, बस वसंत जो है उसमें महाभूतादित्य जो है वो वायु और पृथ्वी का है, रस कषाय रस। ग्रीष्म में वायु प्लस अग्नि और कटु रस। वर्षा में पृथ्वी प्लस अग्नि और अम्ल रस। शरद जो है उसमें जल प्लस अग्नि और लवण रस। हेमंत ऋतु में पृथ्वी प्लस जल जो है उसका महाभूतादित्य रहता है और मधुर रस उसमें रहता है, उसकी उत्पत्ति होती है उसमें। ठीक है, तो ये ऋतु रस संबंध हो गया। अब हम देखेंगे रस का लक्षण। ठीक है, अलग अलग जो रस रहते हैं हमारे शरीर, हम जो अलग अलग जो रस रहते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, उन सभी के लक्षण हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मधुर रस का लक्षण देखेंगे। तो यह स्नेहन, तर्पण, मार्दवकर, कफ जनन तथा षटपथ, पिपीलिका आदि का अभिष्टतम होता है यह। ठीक है, अतः जहाँ मधुर रस होता है वहाँ पर चींटियाँ लगती है। ठीक है, फिर दूसरा है अम्ल रस। तो अम्ल रस जो है वह दंत हर्षकर रहता है, दंत हर्षकर, प्रस्त्रावन, स्वेदन, मुखशोधन, रोचन, मुख कंठदाह कर होता है यह अम्ल रस। फिर लवण रस के बारे में देखेंगे, तो लवण रस जो है यह आशु विलियन रहता है, मार्दवकर, क्लेदन तथा मुख, कंठ तथा जो कपाल है उसमें विदाहजनक होता है। फिर कटुरस जो यह विदाह के साथ मुख, नासा और नेत्र से स्राव लाने वाला होता है और शीर्ष जो हमारा सिर रहता है, सिर शूल जनक रहता है कटुरस। ओके, फिर उसके बाद तिक्तरस। तो तिक्तरस जो है यह जिह्वा के अन्य आसवायों, ठीक है, को नष्ट करता है। ठीक है, और मतलब कि हमारे जो जिह्वा रहती है उसमें जो दूसरा जो आस्वाद्य रहती है, मतलब कि कुछ भी हमें स्वाद नहीं आता। ठीक है, तो उसको क्या करता है, नष्ट करता है। कौन, तिक्तरस। ठीक है, और वो स्वयं जो है वह अप्रिय होने पर भी वह हमारे खाने की रुचि को वो बढ़ाता है। ठीक है, ओके। जैसे तथा वह मुख वैषध्यकर, कंठ शोधन, मुख शोषकर होता है तिक्तरस। फिर कषाय रस जो है यह मुख शोधक रहता है, कफनाशक और गौरवकर होता है। ठीक है, तो ये हो गया कषाय रस के बारे में। अब हम देख लेंगे रसों के गुण। ठीक है, तो रस के गुण कौन कौन से हैं, तो मधुर रस, अम्ल रस, लवण, कटु, तिक्त और कषाय।
तो मधुर रस जो है उसमें महाभूत कौन सा रहता है, तो जल प्लस पृथ्वी। उसमें गुण रहता है स्निग्ध, शीत और गुरु। फिर दूसरा है अम्ल रस, उसमें महाभूत जो है वह जल प्लस अग्नि रहता है और उसका गुण जो है वह स्निग्ध, उष्ण और लघु। तीसरा है लवण रस, उसमें महाभूत जो है वह पृथ्वी प्लस अग्नि रहता है और गुण उसमें स्निग्ध, उष्ण और गुरु रहता है। कटु रस जो है उसमें महाभूत वायु प्लस अग्नि रहता है और उसका गुण जो है वह रुक्ष, उष्ण और लघु है। तिक्त रस जो है उसमें महाभूत जो है वायु प्लस आकाश रहता है और उसमें गुण जो है वह रुक्ष, शीत और लघु रहता है। कषाय रस जो है इसमें महाभूत वायु प्लस पृथ्वी और उसका गुण जो है वह रुक्ष, शीत और गुरु रहता है। तो ये रसों के गुणों के बारे में हमने देखे, ठीक है। उसका महाभूत के साथ संबंध देखे, उसका रस, उसका गुण जो है वो कौन कौन सा है, अलग अलग रस का, वो हमने देखे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर आज के वीडियो में हमने पूरा सब अच्छे से देखे, पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।